अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 ज़िलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उस जानवर की कुर्बानी से जिसके सींग टूटे हुए हों और जिसके कान कटे हुए हों। और अब सुर्खियां। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत को लगा झटका। स्विस चैलेंज तरीक़ेकार पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे। पुरसुकून अंदाज में हुज्जाज इकराम कर रहे हैं रमी जमार की अदायगी। ईद उल अजहा भी मनाई गई सऊदी अरब में। हैदराबाद में कल मनाई जाएगी ईद उल अजहा। नमाज ईद के इंतजामात मुकम्मल। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त उरूज पर। शहीद बहादुर सिपाही फेरोज का खानदान कर रहा है हुकूमत की इमदाद का इंतजार। 3 साल बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। और अब तफसील। तकरीबन 20 लाख मुसलमानों ने हज की सादत हासिल की। कल लाखों आज़मीन हज ने वक़ूफ़ अरफात का अहम रुकन अंजाम दिया था और रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद आज हुज्जाज इकराम रमी जमार की अदायगी में मसरूफ़ हैं। हुज्जाज इकराम आज शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, जिसका सिलसिला मजीद 2 दिनों तक जारी रहेगा। आज शैतान को कंकरियां मारने के साथ साथ कुर्बानी दी जाती है, सर के बाल कटवाए जाते हैं और काबे शरीफ का तवाफ किया जाता है और सफा व मरवा की सई की जाती है। हुज्जाज इकराम शैतान को कंकरियां मारने के बाद मीना में ही 12 ज़िलहज तक क़याम करते हैं। सऊदी अरब में ईद उल अजहा जोश खरोश के साथ मनाई गई। काबे शरीफ में नमाज ईद का रूह परवर मंजर देखा गया। दूसरी जानिब हुज्जाज इकराम ने शैतान को कंकरियां मारकर कुर्बानी दी और हलक करवाया। फिर काबे शरीफ का रुख करके तवाफ ज़ियारत और सई करने का सिलसिला जारी है। दर्जे हरारत में इजाफे के बायस हुज्जाज इकराम छतरियां इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअशी वलइब्कार। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि वतहहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। या मर्यम क़ुनुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه तेलंगाना के हैदराबाद के इलाके नवाब साहब कुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी अतर वाले मुजीबुर रहमान का मैदान अरफात में इंतकाल हो गया। रियासती हज कमेटी ने ये बात बताई। मुजीबुर रहमान अपनी बेटी दामाद और उनकी वालिदा के साथ फरीज़े हज के लिए रवाना हुए थे। रिजर्वेशन कोटे से ताल्लुक़ रखने वाले मुजीबुर रहमान 22 अगस्त को हैदराबाद से रवाना हुए थे और उनकी वापसी 8 अक्टूबर को मुकर्रर थी। केरला के सिवा हिंदुस्तान भर में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। केरला में आज ईद उल अजहा मनाई गई। केरला के मुसलमानों ने आज ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा अदा की और नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी दी। हैदराबाद शहर के ईदगाहों में नमाज ईद की तैयारियां की जा रही हैं। ईदगाह मीरालम, मक्का मस्जिद और ईदगाह खदीम मादनापेट और ईदगाह सिकंदराबाद के अलावा दीगर ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। खुली ईदगाहों में फर्श के इंतजाम के साथ साथ बारिश के पेश नज़र शेड्स या शामियानों का नज़्म किया जा रहा है। शहर की अहम ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के औकात इस तरह हैं। शहर की अहम ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा के औकात इस तरह हैं। ईदगाह मीर आलम में ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे होगी, जबकि ईदगाह मादन नपेट में ईद की नमाज 9 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में 9 बजे,
ईदगाह अंबरपेट में 9:30 बजे सुबह, ईदगाह 7 गुंबद में 8:45 बजे सुबह और हॉकी ग्राउंड वासाब टैंक पर 8:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। इसी तरह शहर की अहम मसाजिद में नमाज ईद के औकात इस तरह हैं। मक्का मस्जिद हैदराबाद 9:30 बजे, शाही मस्जिद बाग आमा 9 बजे, मस्जिद वजीर अली सुबह 7:30 बजे। पुराने शहर के इलाके में चार मीनार से पुलिस ने नीम फौजी दस्तों व दीगर फोर्स के साथ फ्लैग मार्च मुनाकिद किया। डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायणा की क़ियादत में फ्लैग मार्च मुनाकिद किया गया। उन्होंने बताया कि बकरीद और गणेश विसर्जन के हवाले से नाखुशगवार वाक़े को रोकने और अवाम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए मार्च मुनाकिद किया गया है। हैदराबाद में कुर्बानी के लिए बकरों के आरज़ी बाजार सजे हैं, जिसमें खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे इन बाजारों में मुख्तलिफ अजला से बकरे लाए गए हैं। कुर्बानी करने वाले मुसलमानों ने बकरों की कीमतों से मुतालिक मिलाजुला रद्द-ए-अमल दिया है। कल 10 जिलहज है और साहिब इस्तिताअत मुसलमान कुर्बानी करते हैं। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के बकरों के आरज़ी फरोख्त मराकिज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, सईदाबाद, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, मुशीराबाद, अंबरपेट, जियागुड़ा और बहादुरपुरा के अलावा दीगर मकामात पर आरजी बाजार लगे हैं, जहां पर बकरों की फरोख्त की जा रही है। खरीदारों ने मिलाजुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। किसी का कहना है कि बकरे महंगे हैं, तो किसी का कहना है कि कीमतें पिछले साल के मुमासिल ही हैं। बकरे खरीदने आया हूँ मैं। एक बकरा 8,000 रुपये में है। अब बात चल रही है 6 बकरे लेने वाला हूँ मैं। तकरीबन वही है, समझिए गए साल जो था रेट अभी भी वही चल रहा है, ज़्यादा कोई वो फ़र्क नहीं आया। बकरे अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, माल बहुत अच्छा है, देने वाले भी बहुत अच्छे हैं। और बारिश की वजह से थोड़ा माल कम आया आपके, हो सकता है शाम में माल और उतर जाए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बकरों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जिसके सबब दीगर अजला से आने वाले बकरे खातिर खा तादाद में नहीं आ सके और बारिश की वजह से भी बकरों के ज़ख़ीरे पर असर पड़ा है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई माल बह के चले गया है। किसी को नुकसानात बहुत होने की वजह से माल की दुगनी कीमत हो गई है। और यहाँ पे बारिश का भी मौसम है, वो हिसाब से भी जो है ना खरीदो फरोख्त अभी चल रही है। पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा है, अभी इस साल भी जो है ना बहुत अच्छा रहा है। माल कम होने की वजह से रेटों में इजाफा हुआ है। यहाँ पे ख़रीदार तो जो है ना वही बोलता है कम कम कम, हमेशा की तरह ख़रीदार चुकाने की आदत ही है। और ये बकरे ऐसी ईद होती है हमारे कहने, इसका कोई फिक्स रेट नहीं रहता। पिछले साल जानवर कम था, इस साल जानवर ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद यही है हर मुसलमान कुर्बानी के वास्ते पीछे नहीं हटता। ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी देने का सोच रहे तकरीबन लोग, और जानवर जितना भी और बिकने की उम्मीद है हमारे को पूरा। इस साल एवरेज है, अब मार्केट और डाउन होंगी वैसा आसार दिख रहे, फिर भी अब कंफर्म बोल नहीं सकते हम लोग कुछ। जैसा आप बोले कि मार्केट में लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा इम्कान नहीं है कि मार्केट डाउन है। वो है माशाल्लाह पहले से अब बेहतर है मार्केट, और माशाल्लाह तबारक अल्लाह आपकी दुआ से हर मार्केट में हर धंधे करने वाला बहुत अच्छा है। चूँकि हैदराबाद में 2-3 दिन हल्की बारिश की सूरत हाल दरपेश रही, जिसके सबब बाजार सुस्त देखा गया, मगर अब चूँकि कल से 3 दिन कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, बहरे सूरत बाजार में तेजी देखी जा रही है। तेलंगाना के अलावा दीगर अजला से बकरों की आमद और फरोख्त का सिलसिला जारी है। साथ में बकरों के अलावा बड़े जानवरों में हिस्सा अदा करने का भी नज़्म शहर के मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है। ईमान की हरारत वाले मुसलमान कुर्बानी का नज़्म करने के लिए पुरजोश हैं। कुर्बानी का जानवर चाहे जितने भी महंगे हो, अल्लाह ताला की खुशनुदी और सुन्नत इब्राहिमी के लिए मुसलमान इस साल भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वेंकट के साथ मैं फारूक अली, साक्षी टीवी, हैदराबाद। निजामाबाद के नवीपेट में तेलंगाना रियासत की बकरों की सबसे बड़ी मार्केट है। नवीपेट इलाके पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से करीब है और यहाँ के बकरे भी खरीदारों के लिए मौजूद होते हैं। बकरे की कीमतों में इजाफे के बावजूद भी कुर्बानी के लिए बकरे की खरीदारी में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। మేము హైదరాబాద్ నుంచి ప్రాపర్ హైదరాబాద్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తాం మేము ఇక్కడికి, ప్రతి సంవత్సరం వస్తాము। హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము, పొద్దున్న 6 గంటలకు వచ్చాము, ఇప్పుడు కొనుక్కొని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బయలుదేరుతున్నాము। మొన్న లాస్ట్ వీక్ కూడా వచ్చాము, అప్పుడు కూడా ఒక 8 తీసుకోపోయాము। ఈసారి కొంచెం మాల్ తక్కువ ఉన్నది, అసలు వచ్చింది మేము 15-16 యాటలు కావాలా మాకు, సామాన్యంగా దొరకలే, మాకు దగ్గినట్టు దొరకలే, మామూలుగా దొరికే దాన్ని బట్టి ఇక 5 తీసుకొని పోతున్నాం హైదరాబాద్। ప్రస్తుతం కొనుక్కోపోతాం। ఈసారి మాత్రం కొంచెం రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి మార్కెట్ కంటే, ఇక అక్కడ కూడా ఉప్పల్ల, కుక్కడపల్లిలా, మన మాదానపేటలో అటు సైడ్ మార్కెట్లో ఉంటాయి
కానీ మేము అక్కడ కాదని ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నామంటే ఈ మార్కెట్లో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మంచి జీవాలు దొరుకుతాయనే ఉద్దేశంతోనే మేము రావడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం. కానీ ప్రతి సంవత్సరం కన్నా రేట్లు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీన్ని మరి ఎట్లా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, వచ్చినందుకు మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. రేటు తక్కువ ఉంటే ఇంకా ప్రతిసారి ఇంకా చాలామంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కొక్క మేక పొట్టేలకు మ్యాక్సిమం 20,000 నుంచి 25,000, ఎక్కువ కూడా టైం వస్తే ₹1,00,000 కూడా పెట్టే గిరాకు వస్తుంది. ఈరోజు చాలా రాజస్థాన్ నుంచి మేకలు వచ్చాయి, అదే గుజరాత్ నుంచి వచ్చాయి, ఖాందేశ్ నుంచి వచ్చాయి, మహారాష్ట్ర నుంచి 4-5 రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి మేకలు రావడం జరుగుతుంది. మరియు బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేకంగా రేటు ఎక్కువ పెట్టైనా సరే గొర్రె పొట్టేలు కానీ మేక పొట్టేళ్ళని కానీ తీసుకెళ్తుంటారు. ఈ నవిపేట మార్కెట్కి చాలా రకాల మంచి మేకలు వస్తుంటాయి. ఎక్కడి నుంచో డిచ్పల్లి నుంచి, ఇందల్వాన్ నుంచి, కామారెడ్డి నుంచి, అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కొని పోయి వారి యొక్క మాంసాన్ని విక్రయించుకొని చాలామంది జీవనాధారం గడుపుతున్నారు. మంచి పౌష్టికమైన బలమైన మేకలు వస్తాయి ఈ మన నవిపేట ఏరియాలో. एक तरफ सारा हैदराबाद बकरीद मनाता रहेगा तो दूसरी तरफ शहीद सिपाही फेरोज के घर में गम का माहौल भी होगा। 3 साल पहले हुकूमत ने फेरोज की बेवा को सरकारी मुलाजिमत और 200 गज अराजी देने का वादा किया था, मगर अब तक वफा नहीं किए जाने पर अराकीन खानदान तशवीश का शिकार हैं। 15 अक्टूबर 2013 को फौजी जवान फिरोज खान जम्मू कश्मीर के पूंछ में हिंद पाक सरहद के करीब पाकिस्तानी गोली का शिकार होकर शहीद हो गए थे। 3 साल पहले बकरीद के मौके पर ही फिरोज खान की लाश को हैदराबाद लाया गया था। उस वक्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन ने दौरा करते हुए फिरोज के अरकान खानदान को पुरसा दिया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से 200 गज जमीन और मुलाजिमत का वादा अब तक वफा नहीं किया गया। जब इंतकाल हो गए इस टाइम बहुत से लोग आए, हमदर्दी करे, बहुत लीडर आए, बहुत ये करे, लेकिन जगन मोहन रेड्डी साहब भी आए, उन्होंने 1 लाख रुपए हमारे मदद करे, 1 लाख का चेक दिए। अकबरुद्दीन साहब अवैसी साहब भी 1 लाख का चेक दिए हमारे को। और स्टेट गवर्नमेंट से आज तक हमारे कुछ भी हेल्प नहीं हुई। और स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ 5 लाख एक्स गुरेशा जो मिला, उसके बाद हम ज़मीन के वास्ते फिर रहे, ज़मीन का आज तक कुछ भी ये नहीं हुआ हमारे को। अब वो ज़मीन की फ़ाइल जो है सो CCLA हाफिज़ के अंदर है। वहीं फेरोज की बेवा नसरीन खान का कहना है कि उन्होंने इस ज़मन में वज़ीर आला KCR से भी बार बार मुलाकात के लिए कैंप ऑफिस का रुख किया, लेकिन किसी ने उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया और न ही किसी पार्टी ने उन्हें मिलाने की कोशिश की। अभी तक हमारी CM साहब से कुछ भी मुलाकात नहीं हुई, और मुलाकात हुई तो भी हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी इसके लिए, ज़मीन के काम के लिए। मुलाकात के लिए तो हम लोग कोशिश करें, मगर हम लोग को बाहर से ही, ऑफिसों में बाहर से ही भिजा दे रहे हम लोग को, कोई भी पहुंचने नहीं दे रहे वहाँ तक। कोई मिलाने के लिए भी कोई पार्टी वाले हेल्प नहीं कर रहे हमको। एक तरफ सारे हैदराबाद में ईद मनाई जाएगी तो ईद ही के दिन फिरोज के घर में बरसी का माहौल होगा और अफराद खानदान में गम और तड़प की लहर होगी। फिरोज के 3 बच्चे हैं, उनकी तालीम का मसला है और साथ में बेवा को मुलाजिमत का वादा और ऐलान करदा 200 गज अराजी अगर हवाले की जाती है तो कौम के जानिसार फिरोज के अफराद खानदान के साथ किसी हद तक इंसाफ हो सकेगा। हैदराबाद से फारूक अली की रिपोर्ट, साक्षी खबर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि बाबू ने गवर्नर के साथ नोट के बदले वोट केस, AP को मरकजी इमदाद और स्पेशल स्टेटस पर अपोजिशन के एहतजाज के मौज़ूआत पर बात की। आंध्र प्रदेश काबीना में होने वाली तौसी भी गवर्नर और वजीर आला की बातचीत का मुबैना तौर पर मौजूद था। ऐसा समझा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने फर्जंद लोकेश की काबीना में शमूलियत के सिलसिले में भी बातचीत की। चंद्रबाबू हुकूमत को हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है। स्विस चैलेंज तरीक़ेकार पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अगली समाअत 31 अक्टूबर को मुकर्रर की है। याद रहे कि आलमी टेंडरों के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तामीर के लिए ओपन टेंडर्स तलब न करते हुए AP हुकूमत ने मुंतखबा कंपनियों को स्विस चैलेंज तरीक़ेकार से टेंडर्स तफवीज़ किए थे, जिसके खिलाफ एक खानगी कंपनी ने हाईकोर्ट से रुजू करके हुकूमत के इक़दाम को चैलेंज किया था। मुकदमे की समाअत तक आंध्र प्रदेश हुकूमत सिंगापुर की कंपनियों से कोई मुआहिदा अमरावती की तामीर के हवाले से नहीं कर सकती। हाईकोर्ट की हुकूमत को यह हिदायत मिली है। आज स्विच चैलेंज पर होने वाली समाअत के ताल्लुक से एडवोकेट जनार्दन ने वजाहत की है।
ప్రధానంగా పిటిషన్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో చేపడుతున్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు. దీనికి సంబంధించి రెవెన్యూ షేర్ క్లియర్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలా. ఆ డిస్క్లోజ్ చేసిన తర్వాతనే బిడ్ టెండర్ ప్రాసెస్ని ఇన్వైట్ చేయాలా. అదేవిధంగా బిడ్ టెండర్ ఏదైతే 18th జూలై రోజు ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో కూడా టైం ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి సంబంధించిన టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి కూడా వాళ్ళు ఏదైతే ఇండియన్ కంపెనీలకు రాకుండా ప్రధానంగా ఇండియన్ కంపెనీలకు ఏదైతే లేని క్రైటీరియా తీసుకొచ్చి దాంట్లో కావాలని ఇన్సెట్ చేసి ఇండియన్ కంపెనీలకు తగ్గకుండా కేవలం సింగపూర్ కంపెనీకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇది బిడ్స్ టెండర్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉన్నారు కనుక దీన్ని స్టే చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మొన్న ఏదైతే అటార్నీ జనరల్ వాదిస్తూ ఇది వీళ్ళకు అర్హత పిటిషనర్కు ఎటువంటి అర్హత లేదని చెప్పేసి వీళ్ళు అడగాల్సిన అర్హత లేదు. ఒక ఎలాంటి కంపెనీ లాంటి సంస్థలు కూడా దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ చేయలేదు కనుక వీళ్ళకి ఎటువంటి లోకల్ స్టాండింగ్ లేదు, వీళ్ళకి అర్హత లేదని చెప్పేసి ఆయన ప్రధానంగా పేర్కొనడం జరిగింది. రెవెన్యూ షేర్ డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం సీల్డ్ కవర్లో ఉన్నది, దాన్ని చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదని చెప్పి కూడా ఆయన పేర్కొనడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఈరోజు జడ్జి स्विस चैलेंज दरअसल सिंगापुर और तेलुगुदेशम कायदीन को फायदा पहुंचाने के लिए है, इससे आंध्र प्रदेश की आवाम को कोई फायदा नहीं। ये रद्दअमल वायएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वासिरेड्डी पद्मा ने दिया। 58% ఇక్కడ ఇస్తున్నదేమో 1700 ఎకరాలు, వాడు ఖర్చు పెడుతున్నదేమో 10,000 కోట్లు. వాడు సింగపూర్ వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతుంది కేవలం 300 కోట్లు. ఇంతకీ చేస్తుంది అంటే మీకు ఏమైనా బిల్డింగ్లు కట్టిస్తున్నాడా అంటే లేదు. ప్లాట్లు మొత్తం విడదీసేసి మనం రోడ్లు వేస్తే, మనం మంచినీళ్ళు ఇస్తే, మనం డ్రైనేజీలు కడితే, మనం కరెంట్ ఇస్తే వాడు ప్లాట్లు వేసి దాన్ని రేటు ఫిక్స్ చేసి ఎకరానికి 4 కోట్ల దాని మీద ఎంత లాభంతో అమ్ముతాడు అనేటటువంటిది వాడి చేతులకు అప్పచెప్పడం అనేటటువంటిది, ఇట్లాంటి మోడల్ అనేటటువంటిది మీరు తీసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని ఏం చేయాలంటే తిట్టకుండా మమ్మల్ని ఎలా ఉండమంటారు చెప్పండి. ఈ రోజున మీరు మాట్లాడితే రాజధానికి అడ్డం పడుతున్నారు అనేటటువంటిది ఇవాళ బహుశా వరుసగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మాట్లాడతారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు. ఈ రోజున మేము అడుగుతున్నాం, మీరు ఇన్ని లొసుగులమయంగా మీరు సింగపూర్తో సంబంధించినటువంటిది ఇట్లాంటి డీలింగ్స్ చేసుకుని ఏపీని ఈ రోజున అసలే కష్టాల్లో ఉన్న మూలిగే నక్క మీద తాటికాయలాగా అసలే కష్టాల్లో ఉండి అటు కేంద్రం కూడా అరకొరకు సహాయం చేస్తూ ప్రత్యేక హోదా అనేటటువంటిది కానీ లేకుండా మీరు కూడా ప్రత్యేక హోదా అనేది అవసరం లేదని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఇవాళ ఈ రాజధాని నిర్మాణాన్ని కూడా ఇంత అతుకుల బొంతగా చేస్తే ఏం కావాలంటే ఏపీ ప్రజలు? वोट के बदले नोट मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले मंगलगिरी के एमएलए ए आला रामाकृष्ण रेड्डी को चंद नामालूम अशरार ने जान से मार देने की धमकी भरा खत रवाना किया है। खत में कहा गया है कि अगर नोट के बदले वोट मामले में रामाकृष्ण रेड्डी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हलाक कर दिया जाएगा। खत में जिक्र किया गया है कि उन्हें मंगलगिरी में खत्म किया जाएगा। धमकी भरे खत के साथ एमएलए रामाकृष्ण रेड्डी ने फौरी पुलिस में केस दर्ज कराया। तेलंगाना हुकूमत प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए रियासत की मुख्तलिफ अजला में किसानों और काश्तकारों से ज़बरदस्ती ज़मीन हासिल कर रही है और उन्हें मुआवजा भी मुनासिब नहीं दिया जा रहा है। ये शिकायत तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गवर्नर से मुलाकात करके उन्हें याददाश्त हवाले की। सैदाबाद में शौहर की हरासानी के सबब एक खातून की जान चली गई। गर्म पानी के लिए वाटर हीटर का ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने पर जालिम शौहर ने बीवी को हमाम खाने से बरहना हालत में खींच लाकर सास, ससुर और दीगर अफराद खानदान के सामने पिटाई की। दिलबरदाश्ता खातून ने अपने बाप को एक SMS रवाना किया और खुदकुशी कर ली। सैदाबाद की पुसाला बस्ती में यह हादसा पेश आया। वरंगल रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 58 डब्बों वाली ये मालगाड़ी गुजरात से यूरिया जा रही थी। वरंगल रेलवे स्टेशन के करीब 4 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रैक की हालत का जायजा लेने वाले ओहदेदारों ने पटरियों की मुनासिब देखभाल न होने के सबब हादसा पेश आने का शुबा जाहिर किया है। ओहदेदारों ने कहा कि पटरियों की मरम्मत के लिए वक्त दरकार है, लेकिन दीगर ट्रेनों की आमद और रफ्त में भी खलल न पड़ने का दावा किया है। कावेरी आबी तनाज़े पर कर्नाटक और तमिलनाडु में कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। चेन्नई में आज कर्नाटक की एक होटल को निशाना बनाया गया। नामालूम अफराद ने मैलपुर में वाक़े न्यू वुडलैंड होटल में तोड़ फोड़ मचाई, ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। बेंगलुरु में तमिलनाडु के एक शहरी को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर कर्नाटक के खिलाफ तबसरा करने पर नौजवान की पिटाई की गई। कावेरी आबी तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने की हिदायत दी थी, जिसके बाद दोनों रियासतों में एहतजाज और जवाबी रद्द-ए-अमल शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। मुंबई में मुनाकिदा BCCI सिलेक्शन कमेटी के इजलास में टीम इंडिया की 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है। ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी और तेज गेंदबाज श्रद्धल ठाकुर को टीम से खारिज कर दिया गया है।
अजय शेरके, सेक्रेटरी BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान किया है। Team which has been announced today is for the first three test matches, and the team is as follows: Virat Kohli, captain; KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, vice captain; Murli Vijay, Rohit Sharma, Ravichandran Ashwin, Vridhiman Saha, Ravindra Jadeja, Mohammad Shami, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन, अमित मिश्रा एंड महेश यादव। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत को लगा झटका, स्विच चैलेंज तरीकेकार पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे। पुरसुकून अंदाज में हुज्जाज इकराम कर रहे हैं। रमी जमात की अदायगी ईद उल अजहा भी मनाई गई सऊदी अरब में। हैदराबाद में कल मनाई जाएगी ईद उल अजहा, नमाज ईद के इंतजाम मुकम्मल। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त उरूज पर। शहीद बहादुर सिपाही फेरोज का खानदान कर रहा है हुकूमत की इमदाद का इंतजार। 3 साल बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।